नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे खास क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज हम लोग राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कॉलेज देखेंगे जैसे मद्रास कॉलेज, कलकत्ता कॉलेज, मुंबई कॉलेज, जयपुर कॉलेज, लॉर्ड मेयो कॉलेज लाहौर वाला, लखनऊ कॉलेज, कला महाविद्यालय इंदौर वाला, ये सब डाटा देखेंगे। बंगाल सोसाइटी देखेंगे, आनंद कुमार स्वामी को देखेंगे, EV हैवले को देखेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण डाटा आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा का जन्म बेटा याद रखना है किलिमन्नूर केरला में होता है, और पौराणिक कथाओं पे इन्होंने बहुत सारी जो है चित्रण का कार्य किया है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या रहा बेटा? तो पौराणिक कथाएं इनका विषय रहा है। क्वेश्चन छप चुका है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 29 अप्रैल 1948 को, 1948 नहीं बेटा 1848 को मूल रूप से केरला के किलिमन्नूर में हुआ है। किलिमन्नूर में हुआ है, तो ये भी डाटा याद रखना है। राजा रवि वर्मा के मामा, याद रखना, राजा रवि वर्मा के मामा तंजौर पद्धति के चित्रकार थे। उनका क्या नाम था? तो राज वर्मा उनका नाम था। राजा रवि वर्मा की पत्नी का क्या नाम था बेटा? उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो वो पेरुरुत्ता त्रिनाली इनकी राजा रवि वर्मा की पत्नी थी। इनका जन्म जो है आप जानते हैं, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? किलिमन्नूर केरला में हुआ है 29 अप्रैल 1848 को। आगे इनकी एक बहन भी आती है। राजा रवि वर्मा की बहन है, उसका नाम है मंगला। ये भी आपको याद रखना हो। सभी ही बनाने के लिए बहुत फेमस चित्रकार है मंगला सभी ही बनाती हैं, पोर्ट्रेट बनाती हैं। आगे राजा रवि वर्मा सर्वप्रथम तैल रंग का चित्रण किससे सीखा था? तो बेटा तैलीय रंग का जो चित्रण सीखा वो थियोडर जॉनसन से सीखा था। थियोडर जॉनसन से सीखा है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे राजा रवि वर्मा भारत में सर्वप्रथम किस माध्यम से चित्रों को बनाया? कौन से माध्यम में चित्र इन्होंने बनाए हैं? तो टेम्परा माध्यम में ज़्यादातर चित्रण को बनाया है। कौन कलाकार यूरोपीय कला को आधार मान करके भारतीय विषयों पर कला का कार्य किया है? तो यूरोपीय शैली को आधार बनाया, उसके बाद भारतीय विषय पर कार्य किया। राजा रवि वर्मा ने ऐसा कारनामा किया है। आगे पेस्टल रंग का जन्मदाता पूछा जाएगा, तो पेस्टल रंग का जन्मदाता भी मूल रूप से राजा रवि वर्मा को ही माना जाता है बेटा, ये भी आपको याद रखना है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय किस नाटक मंडली से पूछा गया है? किस नाटक मंडली से? चित्रों का विषय तो आप जानते हैं पौराणिक कथा थी, लेकिन कौन से नाटक मंडली से प्रेरित रही है? तो पारसी नाटक मंडली से फेमस रही है। डाटा आपको याद रखना है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाएगा। किस चित्रकार को चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है? वह कौन सा चितेरा है जिसे चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को ही चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है। आगे राजा रवि वर्मा किस वाद के कलाकार थे? बेटा ये वाद बहुत पूछा जाता है। नवशास्त्रीय वाद के कलाकार माने जाते हैं राजा रवि वर्मा जी। आगे भारत में नवशास्त्रीय वाद का प्रारंभ किसने किया है? तो ये राजा रवि वर्मा ने ही स्टार्ट किया है। किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है, काव्यात्मकता की कमी है? EV हैवले ने ऐसा कथन कहा कि राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो काव्यात्मक नहीं है। किसने ये कहा कि राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो नाटकीयता को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं? तो आनंद कोटिश कुमार स्वामी ने कहा है, AK स्वामी ने कहा है। आगे किसने राजा रवि वर्मा के चित्रों को विक्टोरिया की इंडियन शैली कहा है? तो जया अप्पा स्वामी ने मूल रूप से विक्टोरिया की इंडियन शैली राजा रवि वर्मा के चित्रों को कहा है। तो जया अप्पा स्वामी नाम याद रखना है। आगे माधवराव की सहायता से राजा रवि वर्मा घाटकों पर मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश करते हैं। कब एस्टेब्लिश होती है? 1849 में लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश होती है। कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है। कब? 1894। नाम याद रखना है बेटा, 1894 में लिथोग्राफी प्रेस का जो है अनावरण होता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। आगे बात करते हैं, किस भारतीय चित्रकार के लिथोग्राफी प्रेस में आग लगा दी गई थी, जला दिया गया था? तो बेटा राजा रवि वर्मा के ही लिथोग्राफी प्रेस में आग लगाया गया था। अच्छा, लिथोग्राफी प्रेस लगवाने की सलाह किसने दी थी बेटा? तो ये सलाह जो है राजा रवि वर्मा को नरेश माधव राव ने दी थी। नरेश माधव राव ने इन्हें सलाह दी कि आप लिथोग्राफी प्रेस लगवा दीजिए, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने आग लगा दी। आगे कहा गया है कि लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश करने में किन 2 जर्मन विद्वानों ने साथ दिया था? तो राजा रवि वर्मा को जो 2 लोगों ने साथ दिया उसमें एक नाम है
जिरचर्ड, एक नाम है जिरचर्ड और दूसरा नाम है स्लेचर। तो जिरचर्ड और स्लेचर के सहयोग से भारत के मुंबई में 1894 ईस्वी में लिथियोग्राफी प्रेस राजा रवि वर्मा एस्टेब्लिश कर पाए थे। आगे, भारत के प्रथम लिथियोग्राफर कौन थे बेटा? तो राजा रवि वर्मा ही माने जाते हैं। क्वेश्चन छप चुका है। आगे, नायकर महिलाएं बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई किसका चित्रण है? तो नायर महिलाओं को बालों में चमेली के हार से गूंथती हुई चित्रण दर्शाया गया है। इसका दृश्य जो है मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है। राजा रवि वर्मा ने ही बनाया है। आगे, नायकर महिला बालों से चमोली के हार में गूंथती हुई नामक चित्रण पे कौन सा पुरस्कार राजा रवि वर्मा को प्राप्त होता है बेटा? तो ये स्वर्ण पदक पुरस्कार देखते हैं, गोल्डन पुरस्कार ये से नवाजे जाते हैं। आगे, राजा रवि वर्मा का गायक वांड स्वर्ण पदक कब मिलता है? गायक वांड स्वर्ण पदक से इन्हें कब नवाजा जाता है? तो 1880 में ही नवाजा जाता है। 1880 में इन्हें गायक वांडो से नवाज दिया जाता है और 1894 ईस्वी में ये मूल रूप से लिथियोग्राफी प्रेस को स्थापित कर पाते हैं। तो याद रखना है 1880 में गायक वांडो स्वर्ण पदक इन्हें मिलता है। राजा रवि वर्मा को अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद, बेटा ये डाटा पूछा गया है, केसरे हिंद की उपाधि कब मिलती है? तो ये 1904 में मिलती है। याद रखना है 1904 में राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद की उपाधि से भी नवाजा जाता है। राजा रवि वर्मा को वीर श्रृंगाल की उपाधि किसने दिया था? तो त्रावणकोर के नरेश हैं, उन्होंने वीर श्रृंगाल की उपाधि राजा रवि वर्मा को दिया था। आगे क्वेश्चंस पूछा गया, शरबत बजाती महिला नामक चित्र पर राजा रवि वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त होता है? तो वह पुरस्कार है स्वर्ण पदक पुरस्कार। शरबत बजाती महिला पे स्वर्ण पदक पुरस्कार मिलता है राजा रवि वर्मा को। नाम याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चंस बहुत घुमा घुमा के पूछता है और इस बार तो मॉडरेट पेपर पक्का बनेगा। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र जो है ये मूल रूप से राजा रवि वर्मा की ही कृति मानी जाती है। राजा रवि वर्मा, नाम याद रखना है। आगे, शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र नामक चित्र किसने खरीदा था? किससे खरीदा था? तो ड्यूक अम्प वर्किंघम ने मूल रूप से इसे खरीदा। ड्यूक अम्प वर्किंघम। एक बात ये भी याद रखना है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मूल्य क्या रहा है? तो 20-20 रुपये में चित्र बेच दिया करते थे, ये भी याद रखना है। आगे, राजा रवि वर्मा के जीवन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है रंगरसिया। रंगरसिया किसने बनाया है बेटा? तो केतन सिंह ने रंगरसिया फिल्म को जो है बनाया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, छोटी सी फिल्म है। बड़ौदा के माधवराव निवास में राजा रवि वर्मा के चित्र लगे हैं। तो बड़ौदा के माधवराव निवास में मूल रूप से राजा रवि वर्मा के 80 चित्र लगे हुए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा डीप जानकारी रखना पड़ेगा। राजा रवि वर्मा की श्रेष्ठ कृतियाँ किस संग्रहालय में रखी गई हैं? तो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम में मूल रूप से राजा रवि वर्मा के ज़्यादातर चित्र सुरक्षित रखे हुए हैं। आगे, लक्ष्मी विलास महल को सजाने के लिए राजा रवि वर्मा ने कितने चित्र लगाए? तो लक्ष्मी विलास का महल सजाने के लिए 14 चित्र राजा रवि वर्मा लगाते हैं। 14 चित्र लगाया जाता है, याद रखना है। आगे, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मूल्य क्या था बेटा? तो 20 रुपये कह रहे हैं हम, 20 रुपये में एक चित्र इनका मिल जाया करता था। आगे, भारत में तैल रंग का आविष्कार किसने किया है? तो वो भी राजा रवि वर्मा ने ही किया है। राजा रवि वर्मा भारत में तैल रंग के आविष्कारक माने जाते हैं। अच्छा, इनका मृत्यु कब होता है? तो राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु है बेटा वो 2 अक्टूबर 1906 को हो जाती है। 2 अक्टूबर 1906 को केरला के त्रिवेंद्रम वाले बेल्ट में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हो जाती है। ये इस दुनिया से छोड़ करके चले जाते हैं। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, उसे आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना होगा क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे छपेंगे। जैसे देखेंगे, उषा और अनिरुद्ध, कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा, रावण और जटायु, विश्वामित्र और मेनका, कंजूस बुद्ध, महाराणा प्रताप, हंस और महिला, भिक्षुड़ी, माँ और बच्चा। ये सब डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। सरस्वती, सीता हरण, दादा भाई नेरोजी, जलाशय, ये सारी प्रतिमाएं किसकी हैं? सारे चित्र किसके हैं? तो मूल रूप से सारे चित्र जो है राजा रवि वर्मा के हैं। एक जगह नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। आगे, सेवानिवृत्त सिपाही, गंगा शांतनु, वामन अवतार, गंगावतरण, सागर, चांदनी रात, उदयपुर का किला, राम द्वारा समुद्र का मानभंग और जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये सारे चित्रण किसके हैं? तो ये सारे चित्रण राजा रवि वर्मा के हैं। अच्छा, शकुंतला के दुष्यंत में एक प्रेम पत्र लिखा जाता है, वो भी चित्रण मूल रूप से किसने किया था? उसको भी राजा रवि वर्मा ने ही बनाया था। याद रखना है, रावण और जटायु किसकी रचना है? राजा रवि वर्मा की ही। पूछा गया क्वेश्चन से। भीष्म प्रतिज्ञा किसकी है? ये भी राजा रवि वर्मा की है। ऐसे ही
महाराणा प्रताप किसकी रचना है? राजा रवि वर्मा की। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा। तेल रंग के आविष्कारक भी राजा रवि वर्मा ही माने जाते हैं। कैसरे-हिंद की उपाधि इन्हें 1904 में मिलती है, 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किलिमन्नूर केरला में नहीं इनका जन्म होता है और जो है त्रिवेंद्रम केरला में इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। अब राजा रवि वर्मा को हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोग कुछ कॉलेज के नाम पढ़ लें, जैसे कलकत्ता कॉलेज हो, मद्रास कॉलेज हो, मुंबई कॉलेज हो, जयपुर कॉलेज हो, लॉर्ड मेयो कॉलेज हो, सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है मद्रास कला विद्यालय। मद्रास कला विद्यालय बेटा आइए देखते हैं अंग्रेजों द्वारा पहला कला महाविद्यालय कौन सा था। तो 1850 में मद्रास कॉलेज को अंग्रेज पहले एस्टेब्लिश करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट किसका वर्तमान नाम है? ये डाटा पूछा गया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट किसका वर्तमान नाम है बेटा? तो मद्रास कला केंद्र का यानी मद्रास कला विद्यालय का ही नाम आज की डेट में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट रखा गया है, यही का नाम है। आगे, मद्रास कला विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने मूल रूप से मद्रास कला विद्यालय को इस्टेब्लिश किया है। डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर, नाम याद रखना है। अलेक्जेंडर हंटर ने मूल रूप से मद्रास कॉलेज, जिसे आज के डेट में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहा जाता है, उसको इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। सन 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन बनते हैं? तो ईवी हैवले साहब पहले प्रधानाचार्य बनते हैं। दूसरे कौन बनते हैं बेटा? डीपी राय चौधरी जी बनते हैं, अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। कब बनते हैं? 1929 में बनते हैं। और मद्रास कला कॉलेज के तीसरे कौन बनते हैं? तो केसीएस पनिक्कर साहब तीसरे प्रिंसिपल बनाए जाते हैं मद्रास आर्ट कॉलेज के। कब बनते हैं? 1957 ईस्वी में बनते हैं। मद्रास कला विश्वविद्यालय का नाम कब परिवर्तित किया गया? तो बेटा 1861 ईस्वी में इनका नाम बदल दिया जाता है। 1861 में। आप जानते हैं इस्टेब्लिश कब होता है? तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ? आप जानते हैं 1850 में हुआ। 11 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया और वर्तमान समय में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से ही संचालित होता है। अगला नाम आता है कलकत्ता कला विद्यालय का। इसे देख लेते हैं बेटा, कलकत्ता कला विद्यालय। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 1854 ईस्वी में, 4 साल बाद होती है। 1954 नहीं, 1854 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय एस्टेब्लिश किया जाता है। कलकत्ता कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन बनाए जाते हैं? तो एच.एन. लूसे मूल रूप से पहले प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं कलकत्ता कला विद्यालय के। सन 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, कौन था? ईवी हैवले साहब पहले प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं कलकत्ता कला विद्यालय के। अच्छा, आगे नाम क्या आता है? कलकत्ता कला विद्यालय को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में कर लिया, तो 1864 ईस्वी में ले लिया। 54 में एस्टेब्लिश किया, 10 साल बाद भारत सरकार अपने अंडर में ले लेती है। तो ये हो गया कलकत्ता कला विद्यालय से डाटा। और कलकत्ता के बाद आता है मुंबई कला विद्यालय का नाम। आइए मुंबई कला विद्यालय देख लेते हैं बेटा। मुंबई कला विद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो ये 1857 ईस्वी में हो जाती है। जब क्रांति होती है तभी इसका स्थापना भी हो जाता है। मुंबई कला विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जेरी ने मुंबई कला विद्यालय को एस्टेब्लिश किया है। विलियम जेरी नाम है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे, मुंबई कला विद्यालय का आधुनिक नाम क्या था? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स इसी का नाम है बेटा। मुंबई वाला जो मुंबई कला विद्यालय है 1857 में एस्टेब्लिश होता है, इसी का नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, जो आज की डेट में भी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से चलता है, मुंबई में एस्टेब्लिश है। आगे कहा गया है कि मुंबई कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन बनाए गए? तो पहले प्रधानाचार्य जो बनाए गए वो लाकबुट किवलिंग बनाए गए। लाकबुट किवलिंग कहाँ के पहले प्रिंसिपल बनाए गए? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के पहले प्रिंसिपल, यानी मुंबई कला विद्यालय के पहले प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। आगे, मुंबई कला विद्यालय में द्वितीय प्रधानाचार्य यानी दूसरे नंबर पे कौन बनाए जाते हैं? तो सिसिल बर्न मूल से दूसरे नंबर पे प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। पहले नंबर पे लाकबुट किवलिंग बनाए जाते हैं और दूसरे नंबर पे सिसिल बर्न बनाए जाते हैं। और तीसरा प्रधानाचार्य बनता है कौन? तो ग्लेन स्टोन तीसरे बन जाते हैं बेटा। आइए देख लेते हैं मुंबई कला विद्यालय के तीसरे प्रधानाचार्य कौन बनते हैं? तो ग्लेन स्टोन बन जाते हैं। मुंबई कला विद्यालय के चौथे प्रधानाचार्य कौन बनते हैं? तो चार्ल्स डेराल्ड बनाए जाते हैं चौथे प्रधानाचार्य। जे स्कूल के नाम से फेमस है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट है। 1857 में एस्टेब्लिश होता है, इंपॉर्टेंट है डाटा, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। ठीक है। अगला आता है जयपुर कला विद्यालय। जयपुर कला विद्यालय कहाँ पे है? तो जयपुर के मदरसा-ए-हुनरी आर्ट स्कूल का नाम था ये। पहले इसकी स्थापना जो है 1857 ईस्वी में होती है। और इसकी स्थापना किसने की है? तो राजा राम सिंह ने मूल रूप से इसे इस्टेब्लिश करवाया था। राजा राम सिंह ने इस्टेब्लिश करवाया था। जयपुर कला विद्यालय का वर्तमान नाम क्या है? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स मूल रूप से इसे कहा जाता है आज की डेट में। पहले जयपुर कला विद्यालय हुआ करता था, मदरसा-ए-हुनरी आर्ट कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। पहले प्रधानाचार्य कौन बनाए जाते हैं बता? तो डी.एस. वैलेंटाइन पहले प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स के पहले प्रधानाचार्य कौन बनाए जाते हैं? तो डी.एस. वैलेंटाइन बनाए जाते हैं पहले प्रधानाचार्य। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रधानाचार्यों के नाम हैं।
जो जयपुर का आर्ट कॉलेज में जो है काम किए हैं उन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। ये चारों नाम आपको याद रखना है। असित कुमार हल्दर भी यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में काम कर चुके हैं 1924 ईस्वी में। कहाँ पे? जयपुर कला विद्यालय में। हिरणमय राय चौधरी कब किए हैं? ये भी कर चुके हैं एज अ प्रिंसिपल। कुशन लाल मुखर्जी भी कर चुके हैं और जो है शैलेंद्र नाथ डे भी यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा जो है जयपुर कला विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य नहीं किया है। ऑप्शन में देगा असित कुमार हल्दर, हिरणमय राय चौधरी, कुशन लाल और जो है मूल रूप से विलियम जेरी। तो नाम क्या हो जाएगा? विलियम जेरी। तो इसी टाइप से आपको चारों याद रखने होंगे। इन चारों में से कोई एक को मिस करके पूछेगा क्वेश्चंस। ऐसा पूछने का इसका पुराना तरीका है। आगे, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, ये कहाँ पे स्थित है बेटा? लाहौर में स्थित है। मूल रूप से इसकी स्थापना कब होती है? तो 1875 ईस्वी में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है लॉर्ड मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट के रूप में। अच्छा, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के पहले प्रिंसिपल कौन आ जाते हैं बेटा? तो पहला प्रिंसिपल बहुत बार पूछा गया है लॉकवुड कवलिंग। लॉकवुड कवलिंग मूल रूप से पहले प्रिंसिपल बनाए जाते हैं मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर वाले का। ठीक है। समरेंद्र नाथ गुप्ता और बीसी सान्याल कहाँ के प्रधानाचार्य बनते हैं? तो बीसी सान्याल और समरेंद्र नाथ गुप्ता ये दोनों नाम पूछे गए हैं बेटा। लॉर्ड मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में स्थित है और उसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं समरेंद्र नाथ गुप्ता भी और बीसी सान्याल भी एज अ प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला नाम आता है अपने लखनऊ का। लखनऊ कला विद्यालय बेटा बहुत फेमस नाम आ गया। लखनऊ कला विद्यालय अपने उत्तर प्रदेश की जान है, शान है और इसीलिए कहा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस भी खूब बनते हैं। लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1911 ईस्वी में होती है। क्वेश्चंस पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। लखनऊ कला विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य नेटहार्ड महोदय। नेटहार्ड महोदय पहले प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। कहाँ पे? लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। असित कुमार हल्दर का कला विद्यालय के रूप में प्रधानाचार्य के रूप में कब कार्य किए? तो ये 1 साल बाद वहाँ छोड़ करके आ गए थे 1925 ईस्वी में। लखनऊ कला महाविद्यालय में एज अ भारतीय प्रिंसिपल के रूप में कार्य किए हैं। पहले जयपुर आर्ट कॉलेज में भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। कौन? असित कुमार हल्दर। 1924 में वहाँ रहे, 1925 में यहाँ एज अ प्रिंसिपल काम कर चुके हैं। एक नाम और बहुत पूछा जाता है, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम छात्र कौन थे बेटा? पहले छात्र तो ललित मोहन सेन माने जाते हैं पहले छात्र। ये भी पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन डीप में जाएगा तो यही पूछेगा। लखनऊ कला विद्यालय में वास पद्धति से चित्रण कौन करता था? वास पद्धति से चित्रण कौन किया करता था? तो असित कुमार हल्दर यहाँ पे वास चित्रण में काम किया करते थे। तो ये हो गया लखनऊ कला विद्यालय। उसके बाद कला महाविद्यालय इंदौर। इंदौर आप जानते हैं मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है और इंदौर में कला महाविद्यालय था, उससे क्वेश्चंस खूब बनते हैं। कला महाविद्यालय इंदौर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। आगे, इंदौर कला महाविद्यालय को किस उपनाम से जाना जाता है? तो चित्रकला मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। चित्रकला मंदिर उपनाम किसका है? तो कला महाविद्यालय इंदौर का नाम है। आगे, कला विद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कला गुरु कौन माने जाते हैं बेटा? तो प्रारंभिक यानी पहले कला गुरु कौन माने जाते हैं? दामोदर देवलालीकर। दामोदर देवलालीकर पहले कला गुरु माने जाते हैं। 1927 में वो यहाँ पे सेवाएं दिए हैं। आगे, श्री दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दत्तू भैया के नाम से दामोदर दत्तात्रेय को जाना जाता है। देवलालीकर, दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इन्हें दत्तू भैया के नाम से भी जाना जाता है। आगे, देवलालीकर का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो सन 1894 ईस्वी में इनका जन्म होता है। देवलालीकर का जन्म कहाँ जो है कब होता है? तो 1894 ईस्वी में होता है। देवलालीकर जो है सर्वोत्तम व्यक्ति चित्रण कौन बनाते हैं? तो बैरिस्टर का एक चित्र बनाते हैं, उनका नाम क्या है? तो बैरिस्टर अमयांकर। बैरिस्टर अमयांकर मूल रूप से देवलालीकर का सबसे अच्छा चित्रण माना जाता है, बैरिस्टर अमयांकर। आगे, देवलालीकर की मृत्यु कब होती है बेटा? तो इनका जन्म 1894 में होता है, मृत्यु जो है 1978 ईस्वी में हो जाती है। 1978 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1894 में इनका जन्म होता है। दत्तू भैया इनका उपनाम है। दामोदर देवलालीकर इंदौर कला विद्यालय के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। अब देवलालीकर के शिष्यों को आपको याद रखना होगा। बहुत सारे शिष्य हैं जिसमें से आपको नाम याद रखने होंगे, लगभग 6-7 शिष्य हैं। आइए देख लेते हैं बेटा देवलालीकर के शिष्य कौन कौन से हैं। तो मकबूल फिदा हुसैन है, MF हुसैन हैं, हजारनीस हैं, लक्ष्मण शंकर राजपूत हैं या लक्ष्मी शंकर राजपूत हैं, सालेगावकर हैं, देवयानी कृष्ण हैं, विष्णु चंचालीकर हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं। तो मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्री बेंद्रे, विष्णु चंचालीकर, देवयानी कृष्ण, हजारीनीस, लक्ष्मी शंकर राजपूत और जो है सालेगाव नारिकर मूल रूप से किसके शिष्य हैं? तो ये देवलालीकर के शिष्य माने जाते हैं। देवलालीकर जिसे हम लोग दत्तू भैया के नाम से जानते हैं। 1894 में जन्म होता है और मूल रूप से 1978 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
अगला डाटा आता है बम्बई आर्ट सोसाइटी का। बम्बई आर्ट सोसाइटी से क्वेश्चंस खूब बने हैं बेटा। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया, कब स्थापित किया गया? तो 1888 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। संस्थापक सचिव कौन रहे हैं? तो श्री फॉरेस्ट महोदय मूल रूप से इसे इस्टेब्लिश करते हैं। संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं फॉरेस्ट महोदय। किसको? तो फॉरेस्ट महोदय बम्बई आर्ट सोसाइटी को स्थापित करने में खास योगदान देते हैं। बम्बई आर्ट सोसाइटी से जो है कुछ पुरस्कृत चित्रकार हैं, उनको आपको याद रखना होगा नाम। जैसे धुरंधर हैं, इनको पुरस्कार मिल चुका है बम्बई आर्ट सोसाइटी से। रुस्तम सिसोदिया हैं, इन्हें भी मिल चुका है। ए भोसले हैं, इन्हें भी मिल चुका है। और जो है अबलाल रहमान हैं, इन्हें भी यहाँ से पुरस्कार मिल चुका है। तो इतना नाम आपको बम्बई आर्ट सोसाइटी के चित्रकारों से याद रखने होंगे। बम्बई आर्ट सोसाइटी आप जानते हैं 1888 में इस्टेब्लिश होती है फॉरेस्ट महोदय के निर्देशन पे। अगला नाम आता है ईवी हैबले का। ईवी हैबले बंगाल शैली के लिए जाने जाते हैं। आप जानते होंगे बंगाल शैली में अवनी बाबू के साथ ये काम करते हैं। आइए देखते हैं किसने कलकत्ता कला विद्यालय में सर्वप्रथम विदेशी चित्रों को हटा करके भारतीय चित्रों को लगाने का आदेश दिया। तो कलकत्ता कला विद्यालय में विदेशी चित्र हटाओ, भारतीय चित्र लगाओ, लॉर्ड कर्जन कहते हैं, तब जाके ये काम हो पाता है। आगे ईवी हैबले की पहली ऐतिहासिक पुस्तक पवित्र नगर बनारस। पवित्र नगर बनारस कब लिखा गया था? तो 1905 ईस्वी में ईवी हैबले ने पवित्र नगर बनारस को लिख दिया। इनकी अच्छी पुस्तक मानी जाती है। आगे बात करते हैं, पूछा गया ईवी हैबले की दूसरी ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सी है बेटा? तो भारत में आर्यों का शासन। भारत में आर्यों का शासन ईवी हैबले का दूसरा पुस्तक माना जाता है और पहला पुस्तक है पवित्र नगर बनारस, 1905 में लिखते हैं। भारत में आर्यों का शासन भी इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है। ईवी हैबले और भारतीय कला पर लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, इससे आपको याद रखना होगा बेटा। यही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। इन पांचों को आपको याद रखना होगा। पांचों को बहुत फेमस नाम है। अजंता फ्रेस्को बहुत बार पूछा गया, किसकी रचना है? ईवी हैबले की है। इंडियन आर्किटेक्चर किसकी रचना है? ईवी हैबले की। द बंगाल पट किसका रचना है? ईवी हैबले का। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखा है? ईवी हैबले ने लिखा है। और इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसकी रचना है? ईवी हैबले की है। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग और अजंता फ्रेस्को बहुत बार पूछा गया है। बाकी डाटा भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है। आगे हम लोग एक डाटा और याद रखने, आनंद कुमार स्वामी बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत सारे जगह ये अपना काम किए हुए हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं, इन्हें भी देख ले रहे हैं। आनंद कोटिश कुमार स्वामी इनका पूरा नाम होता है बेटा। इनका पूरा नाम क्या है? आनंद कोटिश कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी क्या है? तो एक कला समीक्षक के रूप में काम किए हैं, सब जगह गए हैं और बहुत सारी जगह अपना प्रतिलिपियाँ भी तैयार किए हैं। आनंद कुमार स्वामी के पिता का नाम बताइए। पिता का नाम बेटा मुत्तू कुमार स्वामी है। मुत्तू कुमार स्वामी इनके बाप का नाम है। और आनंद कुमार स्वामी की माता का नाम क्या है? तो एलिजाबेथ क्ले इंग्लैंड की हैं, एलिजाबेथ क्ले। एलिजाबेथ क्ले इनकी माता का नाम है आनंद कुमार स्वामी की। आगे आनंद कुमार स्वामी कानून की शिक्षा कहाँ से लिए थे बेटा? तो आनंद कुमार स्वामी इंग्लैंड से कानून की शिक्षा लेंगे, क्योंकि इनकी माता इंग्लैंड की हैं, तो वहीं से ये कानून की शिक्षा भी लिए हैं। एनी बेसेंट के प्रभाव से थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य कौन बने थे? तो आनंद कुमार स्वामी ही एनी बेसेंट के प्रभाव से आकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जब हो रही थी तो उसके सदस्य बन गए थे। किसके प्रभाव में आकर के? एनी बेसेंट के प्रभाव में आकर के। आगे आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कला एवं स्वदेशी का प्रकाशित होती है। तो कला एवं स्वदेशी 1913 ईस्वी में लिखा जाता है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। ये एस्टेब्लिश जो है प्रकाश में आती है 1913 ईस्वी में। अच्छा, आनंद कुमार स्वामी की मृत्यु कब होती है बेटा? तो आनंद कुमार स्वामी की जो मृत्यु है बेटा वो 7 सितंबर 1947 ईस्वी को हो जाती है। 7 सितंबर 1947 को वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, सदा के लिए अलविदा कह जाते हैं। आनंद कुमार स्वामी द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं, उसे आपको सदैव दिमाग में रखना होगा। बहुत फेमस पुस्तकें हैं बेटा, ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेंगी, तो ये पुस्तकें आपको याद रखनी होंगी। राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन किसकी रचना है? आनंद कोटिश कुमार स्वामी की है। राजपूत पेंटिंग इतनी बार पूछी गई है, इतनी बार पूछी गई कुछ कहा नहीं जा सकता। राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? आनंद कोटिश कुमार स्वामी की है। द डांस ऑफ शिवा ये भी आनंद कोटिश कुमार स्वामी ने लिखा है। और इंडियन ड्राइंग्स को भी आनंद कोटिश कुमार स्वामी ने ही लिखा है। तो ये भी पुस्तक आपको याद रखना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस खूब अच्छे से बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।